नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसकी शुरुआत करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट और खास एमसीक्यू के साथ में, तो शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम जो है लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। The nurse is evaluating the client's pulmonary artery pressure. The nurse is aware that this test will evaluate. फर्स्ट ऑप्शन है प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, सेकंड है द सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड मीन प्रेशर ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, थर्ड है द प्रेशर इन द पल्मोनरी वेन एंड लास्ट वन है द प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल। क्वेश्चन है पूछा है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है उसको आप क्या कर रहे हो, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है उसको आप इवेलुएट कर रहे हो। आप अवेयर है कि ये टेस्ट इवेलुएट करता है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो इवेलुएट करता है, किसको इवेलुएट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर को, सिस्टोलिक डायस्टोलिक और मीन प्रेशर को पल्मोनरी आर्टरी के, पल्मोनरी वैन के प्रेशर को या राइट वेंट्रिकल के प्रेशर को। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कौन से प्रेशर को इवेलुएट करता है, तो देखिएगा पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है, कुछ लोगों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, वेरी गुड, बहुत ही शानदार। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो मेजर करता है प्रेशर ड्यूरिंग सिस्टोल, प्रेशर ड्यूरिंग डायस्टोल एंड मीन प्रेशर ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो इवेलुएट करेगा सिस्टोल के समय प्रेशर को, डायस्टोल के समय प्रेशर को और मीन आर्टीरियल प्रेशर को। तो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर जो कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, पल्मोनरी वैन का प्रेशर जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है और राइट वेंट्रिकल का प्रेशर जो कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये खोटे जवाब है। ए सी और डी तीनों यहाँ पे खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बी, सिस्टोलिक डायस्टोलिक एंड मीन प्रेशर को इवेलुएट करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है उसको इवेलुएट करते हैं, ये इन तीन चीजों का प्रेशर इवेलुएट करता है। तो बी इज द करेक्ट वन, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक फिजिशियन है, उसने ऑर्डर किया है एट्रोपिन सल्फेट 0.4 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलर सर्जरी से पहले। मेडिकेशन जो है वो 0.8 मिलीग्राम पर मिलीलीटर सप्लाई हो रही है, जो मेडिकेशन सप्लाई में है वो 0.8 मिलीग्राम पर एमएल है। कितना एमएल एडमिनिस्टर करेंगे मेडिकेशन उस मरीज को, मतलब जो एट्रोपिन सल्फेट है वो सर्जरी से पहले कितना ऑर्डर्ड हुआ है, डिजायर्ड डोज कितनी है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डिजायर्ड डोज अपॉन डोज अवेलेबल इनटू एमएल। तो जो ऑर्डर्ड हुआ है वो 0.4 मिलीग्राम हुआ है, वो डिजायर्ड डोज है अपनी, अवेलेबल है अपने पास में 0.8 मिलीग्राम, है ना, 1 ml के अंदर है ये। तो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि कितना ml आप एडमिनिस्टर करेंगे, तो बहुत सिंपल है, पॉइंट से पॉइंट, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1/2, 1/2 मतलब हाफ, हाफ का मतलब होता है 0.5 ml। तो ये जो डोज रहेगी वो कितनी रहेगी, 0.5 ml। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 0.5 ml, ये हाफ ml है, 0.5 ml को हाफ ml बोल सकते हैं। ये एट्रोपिन सल्फेट मेडिकेशन हम एडमिनिस्टर करेंगे। 0.25, 1 और 1.25 जो है ये तीनों ही खोटे जवाब है। 0.5 ml इज द करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट वन, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड। फॉर्मूला से क्वेश्चन है, डिजायर डोज, डोज अवेलेबल इनटू एमएल, सिंपल फॉर्मूला है और एमएल इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। डिजायर मतलब जितनी आपको देनी है, अवेलेबल जितनी आपके पास में है, और जो आपके पास में है वो कितने एमएल के अंदर है। तो हमें देनी थी 0.4, हमारे पास में थी 0.8 और ये 1 ml में थी, तो हमारा आ गया 0.5 ml, तो हम 0.5 ml एडमिनिस्टर कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, if the nurse is unable to elicit the deep tendon reflexes ऑफ द पटेला, एक नर्स है जो एलिसिट नहीं कर पा रही है, पटेला का डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को एलिसिट नहीं कर पा रही है। द नर्स शुड आस्क द क्लाइंट टू, क्या बोलेगा क्लाइंट से जब पटेला के डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को एलिसिट नहीं कर पा रही है ना, तो क्या बोलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है पुल अगेंस्ट द पाम, सेकंड है ग्रीमेस द फेशियल मसल, थर्ड है क्रॉस द लेग एट द एंगल,
फोर्थ वन है परफॉर्म वाल्सलवा मैनवर। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पटेला के रिफ्लेक्स को आपको असेस करना है। पटेला का जो रिफ्लेक्स होता है उस रिफ्लेक्स का दूसरा नाम क्या है? डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो पटेला का होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से कमेंट करिएगा। पटेला कहां पे कौन सी बोन होती है? नी कैप। पटेला को क्या बोलते हैं? नी कैप। वेरी गुड। और उस रिफ्लेक्स को क्या बोला जाता है? पटेला वाले रिफ्लेक्स का पूछ रहा हूं मैं। नी जर्क रिफ्लेक्स। बहुत ही बढ़िया। नी जर्क रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स का क्या नाम है? नी जर्क रिफ्लेक्स। नी जर्क रिफ्लेक्स कौन सा रिफ्लेक्स है? डीप टेंडन रिफ्लेक्स है पटेला का। तो जब आप डीप टेंडन रिफ्लेक्स से चेक कर रहे हैं, आप पटेला का डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं, नी जर्क रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? मरीज को बोलेंगे कि वो पुल करे पाम के अगेंस्ट। ये तरीका है, मतलब जो घुटने का नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पे आप पाम रखेंगे। एग्जामिनर अपनी पाम रखता है, अपनी हथेली रखता है, और उस पाम के अगेंस्ट वो अपने नी को पुल करने का बोलता है। तो पुल अगेंस्ट दी पाम, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पाम के अगेंस्ट अपने नी को, घुटने को पुल करने का बोलेंगे, और ये हेल्प करेगा, मरीज के लेग को रिलैक्स करेगा, और ताकि जो एग्जामिनर है, वो ऑब्जेक्टिव जो रीडर है, वो आराम से इजीली रीड कर सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ए, पुल अगेंस्ट दी पाम। वेरी गुड। नी जर्क रिफ्लेक्स, पटेला के रिफ्लेक्स को बोलते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स। फेशियल मसल के ग्रीमेस, क्रॉस दी लेग एंड एंकल और परफॉर्म वाल्सुला मैनवर का संबंध पटेला रिफ्लेक्स या नी जर्क रिफ्लेक्स है ही नहीं। ये देख के आप नी जर्क रिफ्लेक्स का पता नहीं लगा सकते। तो ये तीनों ही बिल्कुल खोटे जवाब है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स के अंदर एंकल जर्क आता है, नी जर्क आता है, और यहाँ पे हमने नी जर्क चेक किया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है, क्लाइंट विद एन एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म जो है वो लोकल बैलूनिंग होती है आर्टरी का, उसको एन्यूरिज्म कहते हैं। एडमिट हुआ है इन प्रिपरेशन फॉर सर्जरी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिपोर्टेड टू द डॉक्टर। इन चार में से कौन सी चीज हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आप रिपोर्ट करेंगे? मरीज को बीमारी है एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म, मरीज को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करें, अपन सर्जरी के लिए एडमिट हुआ है। ये जो चार चीजें दी हुई है, इनमें से कौन सी चीज रिपोर्ट करेंगे? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल के काउंट बढ़े हुए होना। दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है एब्डोमिनल ब्रूइट। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है नेगेटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स, और चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्यूपिल आर प्यूपिल दैट आर इक्वल एंड रिएक्टिव टू लाइट। कौन सी चीज जो है वो आप वहां पे एग्जामिनर को जो है डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे? फटाफट से जवाब लिखिएगा। देखिएगा, डी ऑप्शन जो लिखा हुआ है प्यूपिल दैट आर इक्वल एंड रिएक्टिव टू लाइट, पढ़ला एक मिनोमिक्स होता है। प्यूपिल इक्वल रिएक्टिव राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट। ये जो पढ़ला मिनोमिक्स चलता है, प्यूपिल इक्वल राउंड रिएक्ट टू लाइट एंड अकोमोडेशन, ये आई का नॉर्मल एग्जामिनेशन है ना, ये आई का नॉर्मल एग्जामिनेशन है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेगेटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स, बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबी में, वो पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव बेबिंस्की रिफ्लेक्स में डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेट और फैनिंग ऑफ द फिंगर होता है। 1 साल की उम्र तक ये इस तरीके से शो करता है। 1 साल के बाद में ये बेबिंस्की रिफ्लेक्स नेगेटिव हो जाता है, जिसमें देखने को मिलता है प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये क्लाइंट जो है ये एडल्ट है, इसमें प्लांटर फ्लेक्शन है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स है, नेगेटिव ही होगा, तो ये भी नॉर्मल है इसके लिए। तो डी ऑप्शन नॉर्मल है, बी सी नॉर्मल है, तो इनको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। बी ऑप्शन में लिखा है एब्डोमिनल ब्रूइट। जब मरीज एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म का होता है तो वहां पे ब्रूइट प्रेजेंट होगी। स्विशिंग ऑफ दी जो ब्लड है, साउंड जो है ब्लड का, उसको ब्रूइट कहते हैं, और एओर्टिक एन्यूरिज्म में ब्रूइट साउंड प्रेजेंट होगा, ये नॉर्मल है। तो बी, सी और डी तीनों ही जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये इस मरीज में नॉर्मल है। इनको मरीज के इन सिम्टम को आगे फिजिशियन को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ए आंसर बनेगा यहाँ पे। डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ा हुआ होना कभी भी नॉर्मल नहीं है सर्जरी से पहले। अगर मरीज के डब्ल्यूबीसी काउंट जो है एलिवेटेड है तो इंडिकेट करता है कि मरीज को क्या है, इन्फेक्शन। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिया, बहुत ही शानदार। ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, और इन्फेक्शन को पहले ट्रीट करना पड़ेगा सर्जरी से पहले। बहुत ही बढ़िया। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब।
4 साल का ओल्ड मेल एडमिट हुआ है यूनिट के अंदर, बीमारी का नाम है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। वेरी गुड, कितनी खतरनाक, कितनी बढ़िया बात कही। 4 साल का बच्चा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम छोटे बच्चों में होता है ना। एडिमा, एडिमा के साथ में प्रोटीन यूरिया, जिसकी वजह से ये एडिमा होता है। और जो बच्चा है उसमें बॉडी में एडिमा डेवलप होने का कारण ही हाइपोप्रोटीनीमिया है। तो हाइपोप्रोटीनीमिया, प्रोटीन की कमी, उसकी वजह से एडिमा, और प्रोटीन के कमी होने का कारण हो गया प्रोटीन यूरिया। और उसकी वजह से जब लाइपोप्रोटीन टूटता है तो लिपिड बढ़ जाता है, उसको हाइपरलिपिडीमिया कहते हैं। तो 4 सिम्टम होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर, एडिमा, सॉरी प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिया या हाइपोप्रोटीनीमिया, उसकी वजह से एडिमा, जनरलाइज एडिमा, और लास्ट ऑप्शन है एलिवेटेड फैट, दैट इज नॉन एज, आप फैट का बढ़ना या उसका बढ़ना हाइपरलिपिडीमिया कहलाता है, लिपिड का बढ़ना। तो यहाँ पे पूछा गया है ही इज एक्सट्रीमली एडिमेटस, उसको एडिमा प्रेजेंट है। टू डिक्रीज द डिस्कम्फर्ट एसोसिएटेड विद स्क्रोटल एडिमा, स्क्रोटल एरिया के अंदर भी एडिमा है, पूरी बॉडी में एडिमा है। तो स्क्रोटल एरिया में जो एडिमा है उस डिस्कम्फर्ट को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे एज ए नर्स आप? पहला आप अप्लाई करेंगे आइस स्क्रोटम के ऊपर, दूसरा आप स्क्रोटम को स्मॉल पिल्लो के ऊपर एलिवेट करके रखेंगे, तीसरा आप हीट को अप्लाई करेंगे एब्डोमिनल एरिया में, और चौथा आप डाययूरेटिक लगाएंगे, मरीज को एडमिनिस्टर करेंगे डाययूरेटिक। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या चीज आप करेंगे? apply ice to the scrotum, elevate the scrotum on a small pillow, apply heat to the abdominal area, administer a diuretic। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, स्क्रोटल एडिमा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने ठीक से जवाब दिया है। डी आंसर खोटा है, यहाँ पे डाययूरेटिक मदद नहीं करेगा, आपको कंफर्ट, है ना, स्क्रोटल एरिया में डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको मिनिमाइज करना है। तो डाययूरेटिक देने से डिस्कम्फर्ट मिनिमाइज नहीं होगा। हीट का एप्लीकेशन जो है फर्दर एडिमा को बढ़ाएगा, तो हीट का एप्लीकेशन भी वहां पे आपको फायदा नहीं करेगा। और आइस का एप्लीकेशन स्क्रोटल एरिया में नहीं करना होता है। ए, सी और डी ये तीनों ही खोटे जवाब है, तीनों ही आंसर नहीं बनेंगे। यहाँ पे स्क्रोटल एडिमा को अगर आपको थोड़ा बहुत मिनिमाइज करना है या डिस्कम्फर्ट को कम करना है, कंफर्ट देना है मरीज को, तो आप क्या करो, स्क्रोटम को एलिवेट करके उसके नीचे छोटा सा पिलो रख दो। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक पिलो जो है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चा जो है उसमें एक्सट्रीम एडिमा जो था, उसमें एक पिलो जो है, स्मॉल पिलो, वो हम स्क्रोटम के नीचे रख देंगे, स्क्रोटम को एलिवेट कर देंगे। आइस का एप्लीकेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और हीट का एप्लीकेशन करने से और एडिमा होगा, और डाययूरेटिक जो होते हैं वो यहाँ पे कोई रोल नहीं है। तो ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एलिवेट द स्क्रोटम ऑन ए स्मॉल पिलो। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट। द नर्स इज टेकिंग ब्लड प्रेशर ऑफ एन ओबीज क्लाइंट, मरीज मोटा है, एक ओबीज क्लाइंट का आप ब्लड प्रेशर चेक करें, ब्लड प्रेशर कप जो है वो छोटा है, मरीज तो है मोटा, ब्लड प्रेशर कप है छोटा। इफ द ब्लड प्रेशर कप इज टू स्मॉल द रिजल्ट विल बी, है ना, आपका मरीज जो है वो तो है ओबीज, और ब्लड प्रेशर कप है छोटा, है ना। एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज है कि मरीज मोटा है कप छोटा है, ये मतलब मैच नहीं हो रहा है मामला, है ना। इसे एक छोटा सा किस्सा याद आता है मुझे कि एक बार एक पेशेंट था, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, पेशेंट की हाइट लगभग 6-7 फीट थी, और मरीज जो है वो बड़ा एकदम हट्टा कट्टा और तगड़ा मरीज था। अब उसको पेन एब्डोमन हुआ था, LIF के अंदर, लेफ्ट इलाइक फोसा के अंदर, डायग्नोसिस किया तो स्टोन निकला, रीनल स्टोन था। तो डॉक्टर ने बोला आपको रीनल स्टोन है, एडमिट होना पड़ेगा, ऑपरेट कराना पड़ेगा। तो बोले साहब टेबलेट दे दो उससे ठीक हो जाएगा। तो बोले टेबलेट से ठीक नहीं होगा, स्टोन साइज में थोड़ा बड़ा है ना। जब स्टोन का साइज नॉर्मल से बड़ा होता है तो फिर उसकी सर्जरी होती है। तो स्टोन जो है आपका जो पथरी है वो साइज में बड़ा है, इसलिए आपको एडमिट होना पड़ेगा। आपको जो सर्जरी वाले डॉक्टर साहब होते हैं, जो सर्जरी वाले सर्जन है, यूरो सर्जन है, यूरोलॉजिस्ट है, उनको हम दिखाएंगे, वो आपको चेक करेंगे और उसके बाद में वो ऑपरेशन प्लान करेंगे, और उसके बाद में आपका बढ़िया ऑपरेशन हो जाएगा। तो मरीज एडमिट हो गया, और वो इंतजार कर रहा था कि भाई सर्जरी वाले डॉक्टर साहब रेफरेंस के लिए आएंगे और आके फिर वो हमें चेक करेंगे। अब जो सर्जरी वाले डॉक्टर साहब थे वो साइज में थोड़े ज्यादा लंबे नहीं थे, वो मतलब वो साइज में थोड़े छोटे थे, है ना। उनका साइज कोई ऐसा हट्टा कट्टा नहीं था, मतलब वो लगभग 4-4 फीट के एकदम दुबले पतले से डॉक्टर साहब थे। तो मरीज पूरे दिन वेट कर रहा था, शाम को वो रेफरेंस के लिए आए, मरीज को चेक करने आए। उन्होंने आए, मरीज को चेक किया, उसका एक्सरे जो IVP एक्सरे था वो चेक किया, उसका सोनोग्राफी चेक किया, और चेक करके बोला ठीक है ऑपरेट प्लान कर दो, सुबह ऑपरेशन कर देंगे। अब जैसे ही वो सर्जन निकल चुके थे, उस मरीज ने जो है
जो है नर्सिंग ऑफिसर को अपने पास बुलाया और बोला कि एक बात समझ में नहीं आई मेरे को। बोले क्या? कि उन डॉक्टर साहब जो थे जिन्होंने भर्ती किया, उन्होंने बोला कि पथरी जो है वो मोटी है और उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पथरी तो है मोटी और ये जो डॉक्टर आया ये है बहुत छोटा। तो मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है ये वास्तव में पथरी निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, कि पथरी मोटी है, डॉक्टर क्या है, छोटा है। तो उस तरीके से का ही यहाँ कॉम्बिनेशन है अपना, कि मरीज हमारा मोटा है और हमारे पास में बीपी कप छोटा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। हालांकि वहां कोई गड़बड़ नहीं होनी है, क्योंकि डॉक्टर जो है उसकी साइज मैटर नहीं करती है। अगर वो सर्जन स्किलफुल है, अगर उसको सर्जरी करनी आती है, तो डेफिनेटली बहुत शानदार सर्जरी कर लेगा। पर जो है बादशाह को ये डाउट हो गया था। तो यहाँ पे जब कफ साइज में छोटा होता है और मरीज मोटा होता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या यहाँ पे रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन है ए फॉल्स एलिवेशन, सेकंड है ए फॉल्स लो रीडिंग, थर्ड वन है यहाँ पे ए ब्लड प्रेशर रीडिंग दैट इज करेक्ट, और लास्ट वन है ए सब नॉर्मल फाइंडिंग। ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, ओबीज क्लाइंट है, कफ बहुत स्मॉल है, क्या करेंगे? फॉल्स एलिवेशन, फॉल्स लो रीडिंग, इन करेक्ट रीडिंग, या सब नॉर्मल फाइंडिंग? कौन सी फाइंडिंग आपको वहां पे मिलेगी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है, बहुत शानदार, वेरी गुड। देखिएगा यहाँ पे जो मरीज जो ओबीज होता है और अगर कप का साइज स्मॉल होता है, तो रीडिंग जो होती है वो उस मरीज का जो नॉर्मल रीडिंग आना चाहिए, मतलब अगर साइज अप्रोप्रिएट हो, उससे स्मॉल साइज के कप होने की वजह से उसकी रीडिंग जो है वो फॉल्स एलिवेशन आएगी, है ना। तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फॉल्स एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कप कैसा था, टाइट होगा, क्योंकि कप का साइज छोटा है, मरीज मोटा है, तो टाइट कप होगा, टाइट कप होगा तो बड़ी हुई रीडिंग मिलेगी। कप जब लूज होता है तो रीडिंग कम आती है, ये कप टाइट होगा तो ये रीडिंग जो है वो क्या आएगी, फॉल्स एलिवेटेड ब्लड प्रेशर वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बी सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। लो रीडिंग नहीं आएगी, ज्यादा आएगी, नॉर्मल नहीं आएगी, सब नॉर्मल भी नहीं आएगी। लो और सब नॉर्मल एक ही है ना, नॉर्मल से कम को सब नॉर्मल कहते हैं। तो अगर आप बी ऑप्शन बोलते हैं तो डी भी सेम ही है, तो बी और डी दोनों ही खोटे हैं। और नॉर्मल तो नहीं आएगी, गड़बड़ तो आएगी, और गड़बड़ क्या आएगी, बड़ी हुई आएगी। इसलिए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए। वेरी गुड, बहुत ही शानदार। The client is admitted with thrombophlebitis and an ordered for heparin. Thrombophlebitis के साथ में मरीज भर्ती हुआ है, हिपेरिन ऑर्डर किया है। मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग, हिपेरिन दवाई कैसे एडमिनिस्टर करेंगे? बीमारी है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस इन द वैन। अब उस थ्रोम्बस के बनने से वैन जो है उसका इन्फ्लामेशन हो चुका है, फ्लेबाइटिस है वहां पे, और मरीज को हिपेरिन मेडिकेशन जो है वो ऑर्डर कर दिया। हिपेरिन जो है वो एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है। कैसी ड्रग है? एंटीकोएगुलेंट्स। ये दवाई वहां पे ऑर्डर की है, तो ये दवाई जो एंटीकोएगुलेंट्स वहां पे हम दे रहे हैं, उसको कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, क्या चीज यूज करके उसको एडमिनिस्टर करेंगे? बुरेट्रोल, ट्यूबरक्लिन सिरिंज, इंट्रावेनस कंट्रोलर, या थ्री वे स्टॉप कॉक? क्या चीज आप काम में लेके हिपेरिन को एडमिनिस्टर करेंगे? हिपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस के लिए हिपेरिन एडमिनिस्टर किया जा रहा है। ये एंटीकोएगुलेंट जब आप दे रहे हैं, तो उससे मरीज जो है वो ब्लीडिंग की रिस्क पे होता है। जब मरीज को हिपेरिन लगा रहे हैं तो मरीज किसकी रिस्क पे होता है? ब्लीडिंग की। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको हिपेरिन को स्लोली देना होता है, और स्लोली देने के लिए वेरी गुड क्या काम में लेंगे? इंट्रावीनस कंट्रोलर। आपको कंट्रोलर काम में लेना पड़ेगा धीरे धीरे देने के लिए। इन्फ्यूजन पंप काम में लेना है आपको। ब्यूट्रोल, ट्यूबरक्लिन सिरिंज और थ्री वे स्टॉप का कोई रोल नहीं है हिपेरिन देते समय, लेकिन इंट्राविनस कंट्रोलर जिसको इन्फ्यूजन पंप कहते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी। हिपेरिन को स्लोली देना होता है। अगर आप आईवी दे रहे हैं तो स्लोली देने से क्या होगा, मरीज जो है उसमें ब्लीडिंग की रिस्क जो है वो मिनिमाइज होगी, ब्लीडिंग होने की संभावनाएं कम हो जाती है। अगर आपने कंट्रोलर पंप काम में नहीं लिया और आपने मान लो आईवी ड्रिप के अंदर हिपेरिन डाला और आप उसको सेट करके आए, मरीज ने चक्री को घुमा दिया, तो थोड़ी देर में मरीज की चक्री हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि मरीज की चक्री नहीं हो, मरीज चक्री को ना घुमाए, तो पंप में सेटिंग कर दो। अगर मशीन लगी हुई है तो उसके मरीज हाथ नहीं लगाता है, लेकिन चक्री घुमाना मरीज को आता है, इसलिए पंप काम में लेना होता है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक क्लाइंट एडमिट हुआ है हॉस्पिटल के अंदर क्रोनिक रीनल फेलियर का, सीआरएफ का मरीज एडमिट हुआ है। डाइट जो है वो लो इन प्रोटीन ऑर्डर्ड हुई है। रैशनल क्या है? लो प्रोटीन डाइट का, है ना। आप जो मरीज को लो प्रोटीन डाइट दे रहे हो, उस लो प्रोटीन डाइट का रैशनल क्या है? सीआरएफ का मरीज है, क्रोनिक रीनल फेलियर का मरीज है, और डॉक्टर ने ऑर्डर किया कि इसको लो प्रोटीन डाइट दो। तो रैशनल क्या है लो प्रोटीन डाइट देने का? क्यों लो प्रोटीन डाइट दो मरीज को?
फर्स्ट है प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। सेकंड है हाई प्रोटीन इंक्रीज द सोडियम एंड पोटेशियम लेवल। थर्ड है हाई प्रोटीन डाइट डिक्रीज एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन। और लास्ट है हाई प्रोटीन डाइट डिप्लेट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, क्या बात है, क्या बात है। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच किया है। हाई प्रोटीन ना तो कैल्शियम फॉस्फोरस को डिप्लेट करता है, हाई प्रोटीन जो है एल्ब्यूमिन के प्रोडक्शन को डिक्रीज नहीं करता, उल्टा हाई प्रोटीन लेंगे तो एल्ब्यूमिन ज्यादा होगा बॉडी में। और हाई प्रोटीन जो है वो सोडियम और पोटेशियम के लेवल को इंक्रीज नहीं करता है। बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। और जिस तरीके से मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया कि प्रोटीन टूटेगा तो क्या बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और मेटाबॉलिक वेस्ट बनेंगे। तो ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और मेटाबॉलिक वेस्ट जो बन रहे हैं, ये यहाँ पे ए करेक्ट आंसर रहेगा। ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो प्रोटीन के बाई प्रोडक्ट है। और ये जब बनेंगे सीआरएफ के मरीज के अंदर, जब मरीज एडमिट हुआ रीनल फेलियर का, और उसमें ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे ये बॉडी के लिए डेंजर है, इसलिए हम उसको प्रोटीन ही कम दो। जब आप प्रोटीन कम देंगे तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कम बनेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, सीआरएफ के मरीज में एक्सक्रीशन नहीं होता वेस्ट प्रोडक्ट का, और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन पहले से बॉडी में ज्यादा है और ये बाहर नहीं निकलेंगे तो मरीज को प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए हमें प्रोटीन ही कम देना है। आप कम दोगे तो बीयूएन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और मेटाबॉलिक वेस्ट और क्रिएटिनिन वगैरह कम बनेंगे। कम बनेंगे तो बॉडी में प्रॉब्लम कम होगी, नहीं तो मरीज को और मेटाबॉलिक अबनॉर्मलिटी होगी, एसिड बेस इंबैलेंस होएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस रहेगा, नोजिया रहेगा, वॉमिटिंग रहेगा, और मरीज को इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो इसलिए आपको प्रोटीन जो है वो डाइट में लो देना होता है, कम देना होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। एक क्लाइंट है जो एडमिट हुआ है यूनिट आफ्टर ए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है और मरीज यूनिट के अंदर एडमिट हो गया है, जिसका टेम्परेचर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट रेक्टली, पर रेक्टम उसका टेम्परेचर जो है वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मरीज मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के साथ में एडमिट हुआ है। नर्स अवेयर है कि मोटर मोस्ट लाइकली जो एक्सप्लेनेशन है एलिवेशन टेम्परेचर का वो क्या रहेगा। अगर मरीज का जो पर रेक्टल टेम्परेचर है वो 102 डिग्री है, मतलब मरीज को टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो टेम्परेचर के बड़े होने का रीजन क्या है, जिस मरीज को मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ उसका टेम्परेचर क्यों बढ़ा। पहला है देयर वाज डैमेज टू द हाइपोथैलेमस में डैमेज हुआ है। ही हैज एन इन्फेक्शन फ्रॉम द एब्रेशन टू द हेड एंड फेस। हेड और फेस के अंदर एब्रेशन रगड़ होने की वजह से उसको इन्फेक्शन हुआ है और टेम्परेचर बढ़ा है। ही विल रिक्वायर ए कूलिंग ब्लैंकेट टू डिक्रीज द टेम्परेचर को कम करने के लिए कूलिंग ब्लैंकेट की जरूरत है। देयर वाज ए डैमेज टू द फ्रंटल लोब में डैमेज होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा है। क्या कारण है मरीज के टेम्परेचर के बढ़ने का, 102 डिग्री टेम्परेचर क्यों हो गया मोटर व्हीकल एक्सीडेंट के बाद में। फटाफट से जवाब लिखिएगा। बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच किया है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाइपोथैलेमस। देखिएगा जब डैमेज हुआ है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन को इंजरी हुई है, तो हाइपोथैलेमस में जब डैमेज होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो थैलेमस के नीचे की तरफ पाया जाता है, थर्ड वेंट्रिकल का फ्लोर बनाता है। और ये हाइपोथैलेमस जो होता है इसका काम होता है टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है इसके पास में, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर पाया जाता है हाइपोथैलेमस के पास में। ये टेम्परेचर का क्या करता है, रेगुलेशन करता है ना। बॉडी के अंदर जब भी हीट का जनरेशन होता है और हीट को बाहर निकालना है, तो हीट का जनरेशन मेटाबॉलिज्म के द्वारा होता है, हीट का एक्सक्रीशन स्वेटिंग के द्वारा होता है ना। तो मेटाबॉलिज्म और स्वेटिंग है ना, जो दोनों ही चीज है, सिवरिंग और स्वेटिंग, ये दोनों ही चीज जो होती है वो हाइपोथैलेमस मेंटेन करता है। टेम्परेचर को रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस बाय स्वेटिंग एंड सिवरिंग। जब आपको ठंड लगती है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है, तो ये शिवरिंग कराता है और हीट का जनरेट कराता है। जब आपको गर्मी लगती है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ये स्वेटिंग करा के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। अब टेम्परेचर का रेगुलेटिंग सेंटर जब गड़बड़ हो गया तो उसकी वजह से टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पा रहा है और हाइपरथर्मिया वहां देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ए, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर डैमेज हो गया है। इसका मतलब हाइपोथैलेमस डैमेज हो गया, इसका मतलब टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर डैमेज हो गया। इन्फेक्शन ऑफ एब्रेशन की वजह से ये टेम्परेचर नहीं बढ़ा हुआ है, ये खोटा जवाब है। कूलिंग ब्लैंकेट जो है वो टेम्परेचर कम करेगी, ये नहीं है। रीजन पूछा है कि टेम्परेचर बढ़ने का कारण क्या है, और फ्रंटल लोब में डैमेज होने से कभी भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। फ्रंटल लोब जो होता है उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, उसकी वजह से जो है मरीज का जो बात करने का तरीका है, क्योंकि वहाँ इंटेलेक्चुअल पावर होता है, तो मरीज जो है उसके बात करने का तरीका गड़बड़ हो जाता है, वो सही तरीके से बात नहीं करता, इरिलीवेंट टॉक करता है अगर फ्रंटल लोब को इंजरी होती है तो ये भी गलत आंसर है। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देयर वाज द डैमेज ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें, और नए साल पे एक प्रण ले
इस चैनल और उस वीडियो को 20 लोगों तक हर रोज पहुंचाने के लिए अपनी जी तोड़ कोशिश करेगी, क्योंकि जितने लोगों तक आप पहुंचाएंगे इस चैनल और इस वीडियो को, उतने ही लोगों का आप इनडायरेक्टली भला करेंगे और किसी की मुस्कान का कारण बनेंगे। अगर आप किसी की मुस्कान का कारण बनते हैं तो समझ लीजिए आपका इस धरती पे जीना साकार हो गया, बाकी सब चीजें व्यर्थ है। तो मुस्कुराते रहिए, मुस्कान किसी के चेहरे पे आए उसके लिए कर्म करते रहिए और जुड़े हुए रहिए राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो भगवान कृष्ण की बात माने, सारथीपन दिखाएं, लोगों तक पहुंचाएं चीजें। मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।